नमस्कार, मेरा नाम सत्यकाम है। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। वहाँ हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाता हूँ। आज हम ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र, हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य के अंतर्गत गोदान की समस्याएं इकाई का अध्ययन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और मैं इसी विषय को लेकर आपसे रूबरू हूं। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि आप गोदान की विषय वस्तु और उसके केंद्रीय कथ्य से इस इकाई में आप परिचित हो सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा जो पक्ष है जिस पर इस इकाई में विचार किया गया है वह है किसानों का शोषण और वो शोषण प्रक्रिया जिसके तहत किसान का शोषण किया जाता था। सबसे बड़ी बात कि इस उपन्यास के माध्यम से आप किसान के जीवन को बहुत नजदीक से देख सकेंगे और कुल मिलाकर इस संदर्भ में इन सभी पक्षों को केंद्र में रखकर उपन्यास ने इस कृति को किस तरह प्रस्तुत किया है उसका मूल्यांकन भी कर सकेंगे। गोदान की रचना प्रेमचंद ने 1936 में की थी। आप जानते हैं कि उस समय हमारा देश गुलाम था और इस जो कृषि व्यवस्था उस समय लागू थी वह कृषि व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। जो परंपरागत भारतीय कृषि व्यवस्था थी उस कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों ने बदल दिया था और उसी कृषि व्यवस्था का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। इसके साथ साथ इस उपन्यास में उस कृषक संस्कृति या कृषि संस्कृति का भी चित्रण हुआ है जो वहां के जीवन में बिल्कुल अभिन्न रूप से घुला मिला हुआ था। मुख्य रूप से प्रेमचंद ने इस उपन्यास में 20वीं शती के आरंभ में जो भारतीय किसान था, खास तौर पर जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत का जो किसान था उसके जीवन से हमें इस उपन्यास में परिचित कराया गया है। इस उपन्यास को अगर हम पढ़ते हैं और यदि आपने इस उपन्यास को पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि इस उपन्यास में मुख्य रूप से होरी के माध्यम से, होरी और उसके परिवार के माध्यम से किसानों की दुर्दशा और बदहाली का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास की जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि प्रेमचंद ने केवल किसानों की निर्धनता, परवशता और उनकी लाचारी, बेबसी का मात्र चित्रण नहीं किया है, मात्र बयान प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि उन कारणों की भी खोज की है जिसके कारण उनका शोषण हो रहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही इस उपन्यास को एक महान कृति भी बनाती है। किसान कैसे जीते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं, इसका भी चित्रण हुआ है। कैसा गांव का दृश्य कैसा होता है, गांव की जिंदगी कैसी होती है, यह सब कुछ प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गोदान भारतीय किसान के जीवन की दुख भरी त्रासद कथा है जिसमें वह जन्म से लेकर मृत्यु तक शोषण की चक्की में पिसता रहता है और अंततः उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा
गोदान भारतीय किसानों के वेदना की अभिव्यक्ति है। ये ठीक है कि प्रेमचंद ने जो कथा इसमें कही है वह एक विशेष स्थान को लेकर यह कथा कही है, और हो सकता है कि इसमें संपूर्ण भारत और भारतवर्ष के गांव समाहित न हो पाए, लेकिन प्रेमचंद ने उन सभी ऐसे जगहों के किसानों का प्रतिनिधित्व यहां करा दिया है जहां पर अंग्रेजों द्वारा जो जमींदारी प्रथा स्थापित की गई थी, उस जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा था, उस शोषण के पूरे दमन चक्र का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। और इस रूप में इस पूरे दमन चक्र के बीच पिसते हुए किसान का बड़ा ही भयानक और लोमहर्षक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, प्रेमचंद ने जो ये पूरी शोषण व्यवस्था और किसानों की दुर्वस्था का चित्रण किया है, उससे उस पूरे साम्राज्यवादी शोषण का चेहरा सामने आ जाता है, उसका पर्दाफाश करते हैं प्रेमचंद। और इस रूप में साम्राज्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधे पूंजीवादी और साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ गई थी। और इसे प्रेमचंद ने अपनी इस कथा के माध्यम से दिखाया है। उससे पता चलता है कि प्रेमचंद भारत की उस आर्थिक स्थिति से कितने वाकिफ थे, कितने परिचित थे, और यह दिखा रहे थे कि किस तरह वो साम्राज्यवादी व्यवस्था किसानों का शोषण कर रही है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत की लगान व्यवस्था बिल्कुल दूसरी थी। किसानों को खेत मिला होता था और किसान उसमें जितना उपज लेते थे, जितनी उपज होती थी, उसका एक हिस्सा राजा ले लेता था। और जब अंग्रेज आए तो उन्हें यह लगा कि ये नफा नुकसान का हिसाब कौन रखे, तो उनके यहां जो व्यवस्था लागू थी कि एक उन्होंने नियत कर दिया कि इतना लगान देना ही है, और उन्होंने लगान को नगदी कर दिया और अब कैश में लेने लगे, रुपए में लेने लगे। अब इससे हुआ क्या कि फसल हो या ना हो, किसान को एक नियत राशि देनी पड़ती थी। पहले तो अनाज होने और न होने से राजा पर भी फर्क पड़ता था। अब लगान नगदी होने से शासक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शासक को तो पैसा प्राप्त करना है किसानों से। और जो किसानों को मिल्कियत दी, उस मिल्कियत के साथ उन्हें जमीन खरीदने बेचने का भी अधिकार मिल गया, तो अब उनकी जमीन नीलाम भी हो सकती है। तो यदि कोई किसान लगान देने में समर्थ नहीं है तो जमीन बेच दे, अगर वो लगान देने में समर्थ नहीं है तो महाजनों से कर्ज ले। तो इस प्रकार एक ऐसा चक्र अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन ने बनाया जो उनके हित में था। एक और वे लगान नगद के रूप में ले रहे थे, इससे उनके कोष में सीधा नगदी आ रही थी और इसका सीधा असर
किसानों पर पड़ रहा था। और इससे जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, लगान के नकदी होने से सबसे जो बड़ी समस्या है कि किसानों को ऋण लेना पड़ा। अब किसान ऋण कहां से लेते? तो आसपास जो महाजन है वो ऋण पर पैसा देते हैं। किसान के पास इतनी उपज होती ही नहीं कि वो ऋण का मूल चुका सके, इसलिए धीरे धीरे उनसे वो मिल्कियत, उनसे वो संपत्ति छिनती चली जाती है और वो किसान से खेतिहर मजदूर और मजदूर बनते चले जाते हैं। यही गोदान की मुख्य कथा है। और इसी मुख्य कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने समस्त पराधीन भारत की शोषण व्यवस्था को सामने रख दिया है। यह इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। इस उपन्यास में जो किसान केंद्र में है या जिनकी कहानी प्रेमचंद इस उपन्यास में सुनाते हैं, दिखाते हैं, वो एक ऐसा किसान है जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, हल है, बैल है, खेती करता है वो। और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर एक मोह है जमीन को बचाए रखने की। कुल और मर्यादा को बचाए रखने की उसके अंदर एक जद्दोजहद है, एक जिद है, एक नॉस्टैल्जिया है उसके प्रति। और इसी मोह के कारण वह अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता, वह अपना खेत छोड़ना नहीं चाहता और इस भंवर में फंसा हुआ वो बार बार ऋण लेता है और बार बार वह उस चक्र में फंस जाता है। होरी की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजदूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वो किला भी हाथ से निकला जाता था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजदूरी करने में कटेंगे। भगवान की ऐसी इच्छा। गोदान में प्रेमचंद ने होरी के रूप में एक ऐसे किसान का चित्रण किया है जो अपने इसी मोह के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा करता है, लगातार संघर्ष करता है उसके लिए। किसान के रूप में उसे बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसान बने रहने का हठ पालता है। और यही हठ, यही जिद, यही महत्वाकांक्षा, किसान बने रहने की इच्छा, किसान बने रहने की महत्वाकांक्षा उसके जीवन को एक त्रासदी में बदल देती है, जिसकी बड़ी ही दुखद परिणति होती है। इस उपन्यास में किसान के इस अस्तित्व संघर्ष को वाणी देने के साथ साथ प्रेमचंद ने उससे जुड़ी गरीबी, दुख, दैन्य, पीड़ा, अन्याय और अत्याचार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह उपन्यास करुण प्रसंगों का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आरंभ में ही
हम देखते हैं कि होरी के मन में गाय पालने की आकांक्षा है, जिसे उसने महत्वाकांक्षा का रूप दे दिया है। उसकी आकांक्षा इतनी तीव्र है कि वह उसके लिए झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है, जिंदगी भर संघर्ष करता है। और ये जो गाय पालने की जो इच्छा है, वह असल में उसी सामंती जीवन का एक पक्ष है, का एक सूत्र है, जिसमें किसान जमीन से तो जुड़ा रहना ही चाहता है, वह गाय पालने की भी इच्छा रखता है। होरी एक साधारण व्यक्ति है। कुल मिलाकर वह एक नेक इंसान है। होरी एक नेक इंसान है। होरी एक बढ़िया इंसान है, अच्छे दिल का इंसान है। और उसकी इसी अच्छाई ने, उसकी इसी नेक नियति के कारण उसे बराबर दुख झेलना पड़ता है। वो प्रोटेस्ट भी नहीं करता है, वह प्रतिरोध भी नहीं करता है। वह लगातार एक के बाद एक दुर्भाग्यों का सामना करता चला जाता है। और जब पाठक उसके दुर्भाग्य से रूबरू होता है, तो एक भयंकर त्रासद और करुणा का अनुभव करता है। होरी के चरित्र में जो एक स्नेह, दया, परोपकार, ममता, शील, करुणा, सहिष्णुता, सहानुभूति आदि जो कोमल भावनाएं उसमें भरी पड़ी हैं, उससे उसे एक बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि होरी में मानवीय दुर्बलताएं नहीं है। उसमें मानवीय दुर्बलताएं हैं। वो झूठ भी बोलता है, वो छल कपट भी करता है, वो अपनी गोटी भी भिड़ाने की कोशिश करता है। और इन्हीं दुर्बलताओं के, मानवीय दुर्बलताओं के कारण होरी का चरित्र वास्तविक चरित्र बन सका है। होरी एक अच्छा व्यक्ति है। वह अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष भी करता है, लेकिन यह दुर्भाग्य का कारण उसका नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य का कारण वह वर्तमान व्यवस्था है, तत्कालीन व्यवस्था है, जिसमें शासक समृद्ध होते हैं, शोषक समृद्ध होते हैं, और वे लगातार शोषकों का, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनका शोषण करते हैं। बस होरी के जीवन का दुर्भाग्य यह है कि उसके मन में एक लालसा है, गाय पाने की लालसा। और पूरे उपन्यास में यह गाय पालने की लालसा लगी हुई है, उससे जुड़ी हुई है। उपन्यास में एक जगह प्रेमचंद लिखते हैं, हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। वस्तुतः होरी का पूरा जीवन इसी महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। वह इस भंवर में फंसता है और इस भंवर में फंसकर डूब जाता है, और अंत में वह धनिया से कहता है, मृत्यु से पहले अब जाता हूं, गाय की लालसा मन में ही रह गई। प्रेमचंद बड़ी ही कलात्मक रूप में इस मार्मिक स्थिति को व्यंग में बदल देते हैं। कथा के अंत में गोदान का सवाल आता है। यह धार्मिक अंधविश्वास की गोदान करके मरने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंचता है का लाभ ब्राह्मण वर्ग उठाता है, जो बिना कोई श्रम किए सुखपूर्वक जिंदगी जीता है। लेकिन
इस ब्राह्मणवादी परंपरा पर चोट करते हुए धनिया कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक किसान की गाय पाने की इच्छा जो महत्वाकांक्षा में परिणत हो रही है, पूरे कथा की अंतर्धारा है, जो उसे गति भी देती है, मोड़ भी देती है, सभी प्रकार के चरित्र को उद्घाटित करती है, लेखक की मान्यताओं को उजागर करती है। अतः यदि हम यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि होरी धनिया की यह कहानी न केवल किसान की अपूर्ण आकांक्षाओं की दास्तान बन जाती है, बल्कि वह एक सामान्य किसान की मृत्यु को भयानक त्रासदी में परिणत कर देती है। वस्तुतः गोदान एक ऐसी विशिष्ट त्रासदी है जिसमें एक छोटा किसान अपनी छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, व्यवस्था से जूझता है, परिवेश से लड़ता है और अंततः अतृप्त इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रेमचंद की सफलता इस बात में है कि उन्होंने होरी जैसे मामूली पात्र और गाय प्राप्त करने जैसी मामूली इच्छा को संघर्ष और पराजय के त्रासद प्रभाव से भर दिया है। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से न केवल एक किसान के पराजय की कथा कही है, बल्कि उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों का पर्दाफाश करते हुए उसका विरोध भी दिखलाया है। धनिया विरोध करती है, गोबर विरोध करता है, और इस विरोध के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि ठीक है कि किसान धर्म भीरू हैं, किसान में अभी संघर्ष करने की उतनी ताकत नहीं है, और जब कारिंदा लगान वसूलने आता है तो सिर झुकाकर लगान दे देते हैं, चाहे उसके घर में पैसे हो या न हो। होरी और उसके परिवार को जिस प्रकार प्रेमचंद ने एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है और उसकी गरीबी का चित्रण किया है, वो बहुत ही रोमांचक है। लेकिन प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में उस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, बाबा रामचंद्र का आंदोलन, और फिर सहजानंद सरस्वती का आंदोलन, इस आंदोलन का सीधा प्रभाव तो इस उपन्यास पर नहीं है, लेकिन गोबर के रूप में इस पूरे शोषण चक्र का विरोध दिखाया गया है। गोदान में प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस प्रकार एक साथ सारे शोषक इकट्ठे हो जाते हैं। जब होरी की गाय मरती है तो किस प्रकार थानेदार और दातादीन और कारिंदा, नौखेराम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और होरी से पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। वो तो धनिया है जो विरोध करती है, और उसके विरोध के कारण ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाते। प्रेमचंद ने गोदान में शोषण की प्रक्रिया को बखूबी समझा है और यह दिखाया है कि किसानों की दुर्दशा का कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जितने भी सहायक हैं, चाहे वो पुलिस हो, जमींदार हो, चाहे महाजन हो, सब किस प्रकार किसान का शोषण कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गोबर के माध्यम से विद्रोह चेतना भी दिखाई। धनिया भी कहती है, हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं।
इसी प्रकार गोबर भी विरोध करता है। वो कहता है, अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगाजल ही उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित करूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया है कि सब काट के उल्लू हैं। गोबर के इस कथन में एक जागृत और विद्रोही किसान की आवाज सुनाई पड़ती। गोदान में एक ग्रामेतर कथा भी आती, शहरी कथा भी आती, और कभी कभी लोगों का यह मानना है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुख्य कथा तो ग्रामीण कथा है, शहरी कथा तो आरोपित है। लेकिन प्रेमचंद का एक मकसद था इस शहरी कथा को कहने में। वो जो शहरी पात्र हैं, उन शहरी पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने ये कथा समानांतर चलती है, ये नगर कथा गांव कथा के समानांतर चलती है, और मेहता, खन्ना, तंखा, मिर्जा, ओंकारनाथ, मालती और गोविंदी इस कथा के प्रमुख पात्र हैं। राय साहब, गोबर और झुनिया भी इस कथा के पात्र बनते हैं। इन पात्रों के जीवन, व्यापारों, विचारों तथा पारस्परिक संबंधों के रूप में यह कथा प्रस्तुत की गई है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने शोषण के बृहद रूप को दिखाने की कोशिश की है, मध्य वर्ग के अंतर्विरोध को दिखाने का प्रयास किया है, और जो उभरता हुआ मध्य वर्ग है वो किस प्रकार केवल ड्राइंग रूम में बैठकर, अंदर कमरे में बैठकर भाषण दे सकता है, और उसमें कोई विद्रोह की चेतना नहीं है, कोई विरोध की चेतना नहीं है, और किस प्रकार वो राज साहब जैसे जमींदार की मेजबानी स्वीकार करता है, जमींदार किसानों का शोषण करता है, और दूसरी ओर इसमें पूंजीपति भी हैं जो जमींदार को कर्ज भी देते हैं, और ताकि जमींदार भी बचा रहे, क्योंकि जमींदार का भी दोहरा शोषण हो रहा है। एक तरफ पूंजीपति शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ साम्राज्यवादी शक्तियां शोषण कर रही हैं, और वो शोषण कर रहा है किसानों का। एक ऐसा चैनल बना हुआ है, एक ऐसी नली बनी हुई है जिससे धन का अपवहन लगातार साम्राज्यवादी कोष में होता रहे। ये जितने भी पात्र हैं, बुर्जुआ पात्र, मध्यवर्गीय पात्र, वे सब अंतर्विरोधों के शिकार हैं, और इसके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोध का भी चित्रण इस कथा के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा प्रेमचंद ने इस ग्रामेतर कथा या नगर कथा के माध्यम से अपने विचारों और आदर्शों, जो नया समाज बन रहा है, उसके बारे में अपने आदर्शों और अपने विचारों को भी वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके संदर्भ में स्त्री कैसी हो, स्त्री का आचरण कैसा हो, और सबसे बड़ी बात कि गोदान में जिस प्रकार मालती और मेहता का प्रसंग सामने आया है, प्रेम संबंधी जो अवधारणाएं सामने आई हैं, वो जो लिव इन रिलेशन का जो स्वरूप, वो आधुनिक जीवन जो निश्चित रूप से पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित था, उसको प्रेमचंद कितने संतुलित दृष्टि से रखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों की स्थितियां समान है, दोनों पढ़े लिखे हैं, और यदि स्त्री भी पढ़ी है और पुरुष पढ़ा लिखा तो है, तो स्त्री पुरुष पर अवलंबित नहीं होगी, वे एक साथ रह सकते हैं, और विवाह व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये प्रेमचंद दिखाते हैं। और जो एक औपनिवेशिक बाजार है, वह औपनिवेशिक बाजार किस प्रकार कृषक जीवन से जुड़ा हुआ है, यह पूंजीवादी व्यवस्था के चित्रण द्वारा प्रेमचंद ने दिखाया है। शहर में कारखाना है, कारखाने में मजदूर काम करते हैं, मजदूर हड़ताल करते हैं, तो इसके द्वारा उस पूरे चक्र का प्रेमचंद ने उस दौरान, उस जो आजादी की जो लड़ाई थी,
और क्यों ये आजादी की लड़ाई थी? क्योंकि इस तरह का जो शोषण हो रहा था भारत का, उसमें आजादी की लड़ाई, राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत जरूरी था। किसान जागेगा, मजदूर जागेगा, इसके भरपूर संकेत गोदान में मिलते हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने गोदान में किसान का शोक गीत लिखा है, जिसमें किसान लगातार शोषित हो रहा है, वो असहाय है, दयनीय है और परंपरा का मारा हुआ है। गोदान भारतीय कृषक जीवन की आंसू भरी कहानी है, विषाद गीत है। उसके इस दुख भरे जीवन के माध्यम से प्रेमचंद ने शोषण के मुख्य औजारों और चेहरों को पहचानने में कोई भूल नहीं की है। आज भी आजादी के 69 साल बीत जाने के बाद भी भारत के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और उन सभी में होदी की आत्मा मौजूद है। अतः यह कहना लाजमी है कि होरी और उसके परिवार, उसके गांव बेलारी के माध्यम से प्रेमचंद ने जो कथा कही है, वह अपने समय का जीवंत दस्तावेज तो है ही, आज भी प्रासंगिक है और इसीलिए यह कृति एक क्लासिक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है।